बच्चों नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने YouTube चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना जो केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री का सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था, इससे पहले अपने 4 लेक्चर पूरे हो गए थे। आज अपन इसके 5th क्लास के बारे में बात करेंगे। तो अपन आज बात करेंगे 5वीं क्लास के बारे में। देखो, आपको मैं बताऊं, अपन पढ़ रहे थे राउल्ट्स लॉ, राउल का नियम। यहां पर मैंने आपको बताया था, राउल के नियम को अपन 2 भागों में बांट करके इसका अध्ययन करते हैं। सोल्यूट फॉर वोलेटाइल सोल्यूट के लिए राउल का लॉ, यानी वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल का नियम। वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए और एक अपन ने पढ़ा, ये मैंने आपको करवा दिया था, वाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट्स लॉ। ये चौथे लेक्चर में अपनी क्लास में लास्ट में यही अपन ने पढ़ा था। और अब आज अपन पढ़ेंगे अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल का नियम। तो आज अपनी हेडिंग होगी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए राउल का नियम। वाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए या विलयनों के लिए। देखो, आपको पता हो, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए विलयन में घटक ए घटक होगा ए और ए घटक होगा बी, और ये दोनों मिलाने पर अपने को क्या प्राप्त होता है? विलयन। ये तो क्या है? वाष्पशील, यानी ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे विलायक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये विलायक। और ये क्या है? यहाँ पर अवाष्पशील घटक है, अर्थात इसकी वाष्प नहीं बनती है। ये क्या हो जाएगा? विलय। क्लियर है बात? ऐसा विलयन यानी अवाष्पशील विलययुक्त विलयन में जो विलयन का जो कुल दाब होगा, विलयन का जो कुल दाब होगा वो घटक ए के आंशिक दाब के बराबर होगा। घटक ए के आंशिक दाब के क्या होगा? बराबर होगा। जैसे मैं यहां पर लिख देता हूं, घटक ए है, 2 घटक है, घटक ए का आंशिक दाब क्या है? दाब अक्स ए, तथा इसकी मोल भिन्न क्या है? आंशिक दाब पी से लिखते हैं, पी ए है, और इसकी मोल भिन्न क्या है? अक्स ए है। ये बात, घटक 2 घटक है ए और बी। एक घटक ए का आंशिक दाब क्या है? पी ए, और इसकी मोल भिन्न क्या है? अक्स ए। इसी प्रकार घटक बी का तो आंशिक दाब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो है अवाष्पशील, उसकी तो वाष्प ही नहीं बनेगी। क्लियर है ये बात? अब देखो, विलयन का जो दाब होगा वो किसके बराबर होगा? घटक ए के आंशिक दाब के बराबर होगा। तो अपन यहां पर जानते हैं, घटक ए का आंशिक दाब घटक ए की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये राउल्ट लॉ अपने को बताता है। एक बार मैं फिर से यहां पर आपको बताना चाहूंगा, अवाष्पशील विलययुक्त विलयन के लिए राउल्ट लॉ किसके लिए? अवाष्पशील विलययुक्त। तो ये 2 घटक, एक ये घटक ये है विलायक, और ये घटक बी है, ये है विलय। विलय क्या है? अवाष्पशील। घटक बी की वाष्प नहीं बनेगी, तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो घटक एक का जो दाब होगा उसके बराबर ही होगा। अर्थात मैं कह सकता हूं, विलयन का वाष्प दाब घटक एक के आंशिक दाब के बराबर होगा। राउल्ट लॉ क्या कहता है? राउल्ट लॉ क्या कहता है? राउल्ट लॉ कहता है, आंशिक दाब किसी घटक का आंशिक दाब, किसी घटक का आंशिक दाब उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। उसकी मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न के समानुपाती होता है। ये कहता है राउल्ट लॉ कि भी किसी भी घटक का आंशिक दाब उस घटक की मोल भिन्न के क्या होता है? समानुपाती। घटक ए का आंशिक दाब घटक ए की मोल भिन्न के क्या होगा? समानुपाती। क्लियर है ये चीज? इसमें अपने को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। अब आप जानते हो, पी ए बराबर पी नोट ए अक्स ए। पी नोट ए क्या है? घटक ए की शुद्ध अवस्था का दाब।
शुद्ध अवस्था का वाष्प दाब, ये है यहां पर। अब आप जानते हो विलयन का वाष्प दाब इसके बराबर होगा नहीं होगा, यानी ये विलयन का वाष्प दाब होगा ये घटक A के आंशिक दाब के बराबर ही होगा। तो यहां पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसको ऊपर लिख रहा हूं जरा मैं, तो P बराबर P नोट A अक्स A लिखूंगा इसको। आप सभी जानते हो अक्स A प्लस अक्स B बराबर इकाई होता है, और तो यहां पर मैं अक्स A ये लिख सकता हूं 1 माइनस अक्स A बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, अक्स B लिख सकता हूं, या फिर 1 माइनस अक्स B बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, अक्स A। मेरा कहने का मतलब ये है, क्या मैं अक्स A के स्थान पर ये वैल्यू लिख सकता हूं या नहीं, ये लिख सकते हैं अपन। मिश्रण की मोल भिन्न इकाई, तो एक में से एक की घटाओगे तो दूसरे की निकल जाएगी। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, P विलयन का वाष्प दाब P नोट A 1 माइनस अक्स B। अब आप जानते हो P बराबर P नोट A, एक से गुणा करो तो इसको अक्स B से गुणा करो, P नोट A अक्स B। ये वैल्यू अपने को ये मान यहां पर प्राप्त हुआ है। अब देखो ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन में अपने को यहां पर ये वैल्यू अपने को यहां प्राप्त हुई है। अब अपन इसमें क्या करते हैं, एक चीज अपन ने पहले पढ़ी थी, वाष्प दाब में अवनमन। क्या था वाष्प दाब अवनमन, ये इसको पढ़ा था अपने, वाष्प दाब में अवनमन डेल्टा P था, ये किसके बराबर था, ये P नोट A माइनस P, यही था। यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब में से अपन ने किसका वाष्प दाब घटा दिया था, विलयन का वाष्प दाब यहां से अपन ने क्या कर दिया था, घटा दिया था। अब ये किसका वाष्प दाब है, यहां पर विलयन का वाष्प दाब है, और ये किसका वाष्प दाब है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और ये शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और ये शुद्ध विलायक की क्या है यहां पर मोल भिन्न है। अब देखो अपन इस वैल्यू को, माइनस वाली वैल्यू को इस साइड में लाने पर ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। देखना इसको मैं इस साइड में लिख रहा हूं P नोट A अक्स B, ठीक है, इसको मैंने इधर लिखा, और ये P नोट A और इसको इधर ले जाऊंगा तो ये किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। क्लियर है ये बात। क्या ये वाष्प दाब में अवनमन आ गया क्या यहाँ पे, बस अपन ने समीकरण को क्या करा है, इस वैल्यू को बराबर के इधर ले आए, तो ये माइनस की थी तो प्लस की हो गई, ये इधर लेकर के जाएंगे तो ये प्लस का था तो किसका हो गया, माइनस का हो गया। यही लिखा है मैंने यहाँ पे। अब अपन क्या लिख सकते हैं, ये वाष्प दाब में अवनमन है क्या, P नोट A माइनस P, P नोट A माइनस P, वाष्प दाब में अवनमन बोलेंगे इसको अपन। तो यहां पर मैं अक्स B बराबर क्या लिख सकता हूं, P नोट A माइनस P बट्टे P नोट A। ये समीकरण अपने को प्राप्त हुई। अब इसको अपन क्या कहते हैं, राउल्ट नियम के अनुसार इसको बोलते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। क्या बोलते हैं इसको, वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, देखो इधर विलेय की मोल भिन्न के क्या है, के बराबर है। अपन यहां पर इसका मतलब यह है कि एक निश्चित ताप पर, राउल्ट का नियम क्या कहता है, एक निश्चित ताप पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन विलेय की मोल भिन्न के क्या होता है, इक्वल होता है, या फिर मैं कहूं क्या होता है, बराबर होता है। यह समीकरण अपने को ध्यान रखना है, अक्स B बराबर P नोट A माइनस P बट्टे P नोट A। क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, डेल्टा P नोट A। ये क्या है, वाष्प दाब में अवनमन पढ़ के आ गए अपन, अवनमन क्या अपन ने ये पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसमें किसका भाग दिया, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब का। क्या प्राप्त हो गया, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, विलेय की मोल भिन्न के क्या है, बराबर। ये किसके लिए था, राउल्ट लॉ अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए था। ये चीज आप सभी को क्लियर हुई या नहीं हुई, यहां पर राउल्ट लॉ हो गया है पूरा
कंप्लीट। तो एक बार मैं फिर से आपको बताना चाहूंगा, राउल्ट्स लॉ अपन पढ़ते हैं तो इसको दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट यानी जो वाष्पशील विलेय हैं उनके लिए, और राउल्ट्स लॉ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो अवाष्पशील विलेय हैं उनके विलयन के लिए। वाष्पशील विलयित विलयन में जो घटक ए और घटक बी होंगे दोनों की वाष्प बनेगी, दोनों का आंशिक दाब होगा, दोनों की मोल भिन्न होगी, वो निकाला था अपन ने इससे पहले वाली क्लास में। और अवाष्पशील विलयित विलयन की बात करें तो उसमें विलेय क्या होगा, अवाष्पशील, उसकी वाष्प बनेगी क्या, नहीं बनेगी। तो विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो घटक ए जो विलायक है उसके आंशिक दाब या उसके वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर होगा। तो यही मैंने लिखा है, ये विलयन का ये घटक ए वाला जो दाब है उसके क्या है, बराबर। ये देखो घटक ए वाला दाब है, इसके बराबर है विलयन का दाब। ये विलयन का दाब है और ये घटक ए का दाब है। यहां पर मैंने लिख दिया राउल्ट्स लॉ, ये कहां पे लिखा था, हाँ, विलयन का दाब घटक एक के आंशिक दाब या घटक एक के वाष्प दाब के क्या होगा, बराबर होगा। ये चीज अपने को ध्यान रखना है। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये रहा, ऊपर वाला की बात करें वाष्प दाब में अवनमन, और वाष्प दाब में ये आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर है, विलेय की मोल भिन्न के क्या है, बराबर है, इक्वल है। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब इसी को इसी तरह से आपको नोट्स में डिनोट करना है। अब इसको मैं रफ करता हूं, इसको हटाता हूं। इस प्रकार से राउल्ट्स लॉ मैंने दोनों तरीके से आपको सभी को समझा दिया है। अब अपन आगे बात करेंगे आदर्श और अनादर्श विलयन के बारे में। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श एवं अनादर्श विलयन। अब अपन सबसे पहले बात करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, आदर्श विलयन के बारे में। या फिर मैं एक साइड लिखता हूं आदर्श विलयन और एक साइड लिख देता हूं अनादर्श विलयन, और दोनों के बारे में अपन बात कर लेते हैं। आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, बड़ा आसानी से अपने को बड़े ध्यान से रिलैक्स होकर के इनको समझना है, तनाव बिल्कुल भी अपने को नहीं लेना है। किसे कहते हैं अपन आइडियल सॉल्यूशन, वे विलयन जो समस्त ताप एवं समस्त सांद्रताओं पर राउल्ट्स के नियम की अनुपालना करते हैं। कौन से सॉल्यूशन कहलाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। यानी समस्त ताप और सांद्रताओं पर क्या करेंगे, राउल्ट्स लॉ को फॉलो, राउल्ट्स लॉ की क्या करते हैं, ये समस्त ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट लॉ की क्या करते हैं, अनुपालना करते हैं, और ये राउल्ट्स लॉ की अनुपालना नहीं करते। ऐसा आप नोट्स में क्या डिनोट कर सकते हो या नहीं पता है ये तो ये चीजें आप लिख सकते हो। वे विलयन जो समस्त ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट्स लॉ की अनुपालना करते हैं क्या कहलाते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। वे विलयन जो राउल्ट्स लॉ से विचलन दर्शाते हैं क्या कहलाते हैं, अनादर्श विलयन कहलाते हैं। क्लियर हुई ये बात सभी को। पहला बिंदु अपन यही लिखेंगे। दूसरा बिंदु देखो, जैसे आदर्श विलयन है वही घटक क्या है, ए और क्या है, बी है। घटक एक का आंशिक दाब Pa, घटक बी का आंशिक दाब Pb, घटक एक की आंशिक मोल भिन्न अक्स ए और इसकी मोल भिन्न क्या होगी, अक्स बी होगी। क्लियर है। तो घटक एक का आंशिक दाब ये क्या हो जाएगा यहाँ पर Pa समानुपाती इसकी मोल भिन्न के समानुपाती अक्स ए, तो इसको अपन ऐसे लिख करके आ चुके हैं P नोट A अक्स ए। और घटक बी वाली कैसे लिखेंगे, Pb क्या घटक बी का आंशिक दाब घटक बी की मोल भिन्न के समानुपाती, और ये हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये शुद्ध अवस्था वाला आ जाएगा अक्स बी। ये घटक दोनों का आंशिक दाब है। तो देखो राउल्ट्स लॉ, इसमें जो राउल्ट नियम की अनुपालना करते हैं
जैसे इसमें रहेगा पी ए बराबर पी नोट ए अक्स ए रहेगा, घटक ए का आंशिक दाब है ये, और ये घटक किसका है, घटक बी का आंशिक दाब है। विलयन का जो कुल दाब होगा वो घटक ए और घटक बी के दाब के क्या होगा, योग के बराबर होगा। या फिर मैं लिखूं पी बराबर पी नोट ए अक्स ए प्लस पी नोट बी अक्स बी। आदर्श विलयन में ये है स्थिति रहेगी, जो विलयन का दाब होगा वो घटकों के आंशिक दाब के योग के बराबर होगा। यहां पर क्या होगा, पी ए नहीं है पी नोट ए अक्स ए के बराबर, पी बी ये भी इनके बराबर नहीं है, अर्थात जो विलयन का वाष्प दाब होगा पी ए प्लस पी बी के बराबर नहीं होगा, या पी नोट ए अक्स ए प्लस पी नोट बी अक्स बी के बराबर नहीं होगा। मेरी बात समझ में आई क्या, कि जो आदर्श विलयन होते हैं उनमें जो घटक होते हैं, विलायक और विलय दो ही घटक लेकर के अपन चल रहे हैं, उन दोनों घटकों के आंशिक दाबों का जो योग होगा, घटक ए का आंशिक दाब घटक बी का आंशिक दाब, इनका जो योग होगा वो विलयन का वाष्प दाब होगा, विलयन का कुल दाब होगा। पी कुल, इसे पी से किसको डिनोट कर रहे हैं, विलयन का जो वाष्प दाब है उसको ऐसे लिख सकते हैं। अनादर्श विलयन होगा उसमें जो विलयन का वाष्प दाब होगा वो जो अवयवी घटक होंगे उनके आंशिक दाबों से या तो ज्यादा होगा या फिर क्या होगा, कम होगा, यानी इनके बराबर नहीं होगा। ये बात क्लियर हुई क्या सभी को? हाँ, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। जो आदर्श विलयन होता है इसमें मान लो घटक एक के मध्य की अन्योन्य क्रिया है, और या फिर मैं कहूं घटक बी के अणुओं के मध्य की अन्योन्य क्रिया, ये जो विलयन बनेगा ए बी, इनके मध्य जो अन्योन्य क्रिया होगी उसके क्या होगा, समान। यानी ए के मध्य लगने वाला आकर्षण, या फिर मैं कहूं बी और बी के मध्य लगने वाला आकर्षण किसके समान होगा, विलयन जो बनता है उसमें किसके मध्य आकर्षण बल लगेगा, ए बी के मध्य, उसके क्या होगा, समान होगा। या फिर मैं कहूं ए के मध्य होने वाली अंतःक्रिया या फिर बी और बी के मध्य होने वाली अंतःक्रिया किसके बराबर होगी, विलयन जो ए बी है उसके मध्य जो अंतःक्रिया होगी उसकी क्या होगी, इक्वल होगी या बराबर होगी। यानी ये पहले पुराने आकर्षण है और ये क्या है, नए आकर्षण। मैं यहां पर लिख सकता हूं ये क्या है, पुराने आकर्षण बल कहेंगे, और ये क्या है, नए आकर्षण। तो अपन बोल सकते हैं क्या इनको, नए आकर्षण बलों का मान पुराने आकर्षण बलों के क्या होता है, समान होता है। किसमें, आइडियल सॉल्यूशन में। यानी जो विलायक के मध्य अन्योन्य क्रिया हो रही थी, विलायक के अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लग रहा था, या फिर मैं कहूं विलय के अणुओं के मध्य अन्योन्य क्रिया हो रही थी, या फिर मैं कहूं इनके मध्य जो आकर्षण बल लग रहा था वो विलयन के मध्य जो आकर्षण बल लगता है या अन्योन्य क्रिया होती है उसकी क्या है, इक्वल है। क्लियर हुई है बात सभी को? इधर क्या होगा, इधर ये स्थिति नहीं, या फिर बी ये बराबर किसके नहीं होगा, ए बी के बराबर नहीं होगा। ये चीज क्लियर हुई क्या? अब मैं कहूं डेल्टा वी मिश्रण बराबर 0, यानी मैं लिख रहा हूं आयतन परिवर्तन क्या होगा, 0, या फिर कहें आयतन अपरिवर्तित रहेगा, या फिर मैं कहूं आयतन क्या रहेगा, आयतन अपरिवर्तित। क्या रहेगा, आयतन अपरिवर्तित, आयतन चेंज नहीं होगा। देखो कैसे, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, आयतन एक तो है विलेय और एक है विलायक, दोनों का जो आयतन होगा, दोनों के आयतन का जो योग होगा वही आयतन किसका होगा, विलयन का आयतन होगा। क्लियर हुई ये बात? यानी विलयन का आयतन जो दोनों घटक होंगे उन दोनों घटकों के आयतन के योग के क्या होगा, बराबर होगा। विलयन का जो आयतन, तो आयतन परिवर्तन क्या हुआ, 0 हुआ। आयतन में चेंज कितना आया, यानी विलय प्लस विलायक का आयतन किसके बराबर है, विलयन के आयतन के बराबर है। तो आयतन में परिवर्तन, डेल्टा किसको दर्शाता है, परिवर्तन को। वी मतलब आयतन परिवर्तन मिश्रण का, विलयन का क्या है, 0 है। आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, जबकि यहां पर डेल्टा वी मिश्रण क्या रहता है, 0 नहीं होता है। या तो आयतन बढ़ जाएगा या फिर आयतन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, डेल्टा एच मिक्सर, ये मिश्रण या मिक्सर बोल सकता हूं 0, यानी
जब विलेय को विलायक में घोलते हैं तो न तो ऊर्जा का अवशोषण होता है और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। अर्थात विलेय और विलायक जब क्रिया करके विलयन बनाते हैं तब ऊर्जा परिवर्तन या ऊष्मा परिवर्तन क्या रहता है, जीरो रहता है। अर्थात आदर्श विलयन जो होता है उसमें विलेय और विलायक को मिश्रित करने पर जो विलयन बनता है, विलयन बनने के दौरान न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है। अर्थात परिवर्तन डेल्टा ऊष्मा परिवर्तन क्या रहता है, जीरो रहता है। इधर बात करें अपन, जो अनादर्श विलयन होता है उसमें डेल्टा एस मिक्सचर जीरो नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब यहां पर यह है कि अनादर्श विलयन में जब विलेय और विलायक को अपन मिश्रित करते हैं तो या तो ऊष्मा का अवशोषण होगा या फिर ऊष्मा का क्या होगा, उत्सर्जन। तो विलेय और विलायक से विलयन बनने के दौरान ऊष्मा स्थिर नहीं होगी, ऊष्मा परिवर्तन जीरो नहीं होगा। ये चीज भी क्लियर हुई सभी को। राउल्ट लॉ को फॉलो करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन फॉलो नहीं करेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन घटकों का आंशिक दाब विलयन के दाब के घटकों के आंशिक दाबों का योग विलयन के कुल दाब के बराबर नहीं। अन्योन्य पुराने आकर्षण नए आकर्षण के समान नहीं। आयतन परिवर्तन जीरो नहीं। एंथैल्पी परिवर्तन यहां पर जीरो नहीं है। ये सब बातें अपन इनके बारे में एक एक करके सभी बता सकते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके उदाहरण की। देखो, समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों वाले, समान भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म वाले पदार्थ क्या बनाते हैं, आदर्श विलयन बनाते हैं। कौन सा विलयन बनाते हैं, आदर्श विलयन बनाते हैं। ये मैंने नीचे नहीं दिख रहा तो मैं बोल भी रहा हूं। समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों वाले पदार्थ कौन सा विलयन बनाते हैं, आदर्श विलयन बनाते हैं। जैसे अपन इनके एग्जाम्पल की बात करें, आदर्श विलयन के एग्जाम्पल में यहां पर लिख रहा हूं। उदाहरण जैसे एन हेक्सेन और एन हेप्टेन, इनके दोनों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है, समान। तो कौन सा विलयन बनाएंगे, ये कौन सा विलयन बनाएंगे, आदर्श विलयन। जैसे मेथेनॉल को मिक्स करो और किसको मिक्स करो, एथेनॉल को मिक्स करें अपन, कौन सा सॉल्यूशन बनेगा यहाँ पर, आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। मैं बात करूं जैसे एरिल हैलाइड की, एरिल हैलाइड होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। जैसे क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, कौन सा विलयन, ये बेंजीन लिखा है मैंने, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, ये भी कैसा विलयन बनाते हैं, आदर्श विलयन। जैसे मैं कहूं यहां पर एल्किल हैलाइड की बात करें अपन, जैसे अपन बात करें ये लिख सकते हैं मेथिल ब्रोमाइड और एथिल ब्रोमाइड, या फिर लिख सकते हैं अपन ब्यूटिल क्लोराइड और ब्यूटिल ब्रोमाइड प्लस लगा के यहां पर लिख रहा हूं मैं ब्यूटिल ब्रोमाइड। जैसे अपन बात करें CCl4 या फिर SiCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और ये एक है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड। तो ये सभी के सभी क्या है, इनके समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्म हैं। ये सभी के सभी क्या बनाएंगे, आदर्श विलयन का निर्माण करेंगे, या फिर मैं कहूं ये सभी के सभी किसका निर्माण करते हैं, आइडियल सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार आप लिख सकते हो, चाहे बेंजीन प्लस टोलुइन को भी इसमें ले सकते हो। तो ये सभी क्या है, समान भौतिक और समान रासायनिक गुणधर्मों वाले विलयन हैं। तो ये किसकी बात हुई, आदर्श विलयन। देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं,
समस्त ताप और सांद्रताओं पर राउल्ट नियम की अनुपालना करते हैं। इनके जो घटक होते हैं उनके आंशिक दाबों के योग के बराबर विलयन का कुल दाब होता है। पुराने आकर्षण बल नए आकर्षण बल के क्या होते हैं, समान ए और बी के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है वो AB के मध्य लगने वाली अन्योन्य क्रिया के बराबर होती है। आयतन परिवर्तन 0, ऊष्मा परिवर्तन 0, समान भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों वाले विलयन क्या बनाते हैं, आदर्श। ये 5 बातें अपने को ध्यान रखनी है बस। एन हेक्सेन, एन हेप्टेन, मेथेनॉल, एथेनॉल, एरिल हैलाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, एल्किल हैलाइड, ब्यूटिल क्लोराइड और ब्यूटिल ब्रोमाइड, ये क्या है, समान भौतिक। कार्बन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन और टोलुइन, ये क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं। ये चीज सबको क्लियर है आपको। अब आपने यहां पर समझा होगा कि आदर्श विलयन के अपन ने एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं, सॉरी अनादर्श नॉन आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल अपन ने नहीं पढ़े। देखो यहां से नॉन आइडियल सॉल्यूशन को 2 भागों में बांट दिया जाता है। कितने भागों में बांट दिया जाता है, 2 भागों में बांट दिया जाता है। उनके बारे में अब अपन पढ़ेंगे। तो मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन बता दिया, एग्जांपल बता दिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन बता दिया, और वहां से ये बताया है नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। देखो 2 भागों में कैसे, एक तो देखो एक का वाष्प दाब तो क्या हो जाएगा कम, और दूसरे का वाष्प, वो चलो मैं यहां पर लिख करके आपको साथ ही बता देता हूं। ये चीज फिलहाल आप ध्यान रखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अब देखो वो 2 पार्ट्स कौन कौन से होंगे, एक तो वो जो राउल्ट्स लॉ से पॉजिटिव डेविएशन शो करेंगे, और एक होगा वो राउल्ट लॉ से नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। तो अनादर्श विलयन को कितने भागों में बांटा है, 2 भागों में। अनादर्श विलयन कितने प्रकार के होंगे, 2 प्रकार के। तो यहीं पर मैं लिख रहा हूं नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। पहला कौन सा, राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, राउल के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले। देखो एक तो वो विलयन जो राउल्ट लॉ से क्या दर्शाते हैं, धनात्मक विचलन दर्शाएंगे, और एक विलयन जो राउल्ट नियम से क्या दर्शाएंगे, ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। ये कौन सा विचलन दर्शा रहे हैं, धनात्मक विचलन। देखो धनात्मक विचलन का मतलब है इनका वाष्प दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ये ध्यान रखना, धनात्मक विचलन शब्द, ये पॉजिटिव डेविएशन क्यों आ रहा है, क्योंकि इनका वाष्प दाब क्या होगा, विलयन का बढ़ जाएगा। इस कारण इनको क्या कह रहे हैं अपन, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन इनको अपन कह रहे हैं। जैसे वही बात करेंगे अपन, घटक A है एक और एक है घटक B, इसका आंशिक दाब Pa, इसका आंशिक दाब Pb, इसकी मोलबिन अक्ष A और इसकी मोलबिन अक्ष B। आप सभी जानते हो राउल्ट्स लॉ क्या क्या कहता है, घटक A का आंशिक दाब उसकी मोलबिन के समानुपाती, और ये समानुपाती चिन्ह हटाने पर क्या आ जाता है, P नोट A, ये अक्ष ये आएगा ना यहाँ पे, और घटक B के लिए लिखें P नोट B अक्ष B, ये सभी जानते हो। अब देखो राउल्ट्स लॉ से धनात्मक विचलन दर्शाने वाले का मतलब यही मैंने समझा दिया, ये किसके लिए आ रहा है, वाष्प दाब विलयन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो देखो इस प्रकार के जो विलयन होते हैं उनमें जो घटकों का आंशिक दाब होता है वो ये अक्ष P नोट A अक्ष ये ज्यादा होगा, या फिर मैं कहूं Pb घटक का जो आंशिक दाब होगा वो क्या होगा, P नोट B अक्ष B से क्या रहेगा, ज्यादा। या फिर मैं कहूं P कुल यानी कुल विलयन का जो दाब होगा वो ज्यादा होगा Pa प्लस Pb से। या फिर मैं कहूं P जो विलयन होगा, ये कुल क्या लिख रहा हूं, ये विलयन है, ज्यादा होगा किससे, P नोट A अक्ष A प्लस P नोट B अक्ष B। तो अपन ऐसे यहां पर बोल सकते हैं, ये देखो विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, वाष्प दाब क्या हो गया, बढ़ गया। तभी अपन क्या दर्शा रहे हैं, ये कौन सा विचलन दर्शा रहा है, धनात्मक विचलन दर्शा रहा है। यानी इस प्रकार धनात्मक विचलन दर्शाने वालों में क्या होता है, जो विलयन का वाष्प दाब होता है वो घटकों के आंशिक दाबों से
क्या होता है, अधिक। बता दो घटकों के आंशिक दाबों से क्या है, अधिक है। क्लियर हुई ये बात सभी को। और अब अपन इसमें आगे बात करते हैं। यहां पर मैं ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले की साथ की बात कर लूं। राउल्ट लॉ से, नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन दर्शाने वाले विलयन। देखो ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले, ऋणात्मक विचलन का मतलब भी क्या होता है, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, वाष्प दाब घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी इस प्रकार के विलयन में जो घटक होते हैं उनका आंशिक दाब क्या होता है, P नोट A अक्ष A, और ये घटक B होगा, इसका आंशिक दाब भी क्या हो जाएगा, P नोट B अक्ष B हो जाएगा। और विलयन का जो दाब होगा P कुल PA और PB से क्या होगा, अधिक। इसको ऐसे भी ले सकते हैं, अधिक, सॉरी, विलयन का कम हो जाएगा ना, विलयन का क्या हो जाएगा, कम। P नोट A अक्ष A प्लस P नोट B अक्ष B। तो यही तो बात बोली मैंने, जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं उनमें जो विलयन का कुल दाब होता है वो घटकों के आंशिक दाबों से क्या हो जाता है, कम। तो कुल वाष्प दाब क्या हो जाएगा, घट जाएगा। इसका मतलब कौन सा विचलन है, ऋणात्मक विचलन है। ये चीज क्लियर हुई सभी को। अब अपन बात करते हैं आगे नेक्स्ट बिंदु की। देखो इसमें आयतन परिवर्तन यानी डेल्टा V मिश्रण क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, ये ध्यान रखना है। यानी विलेय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन बनता है उसका आयतन क्या रहता है, अधिक रहता है। किसकी तुलना में, विलेय प्लस विलायक वाले आयतन की तुलना में। तो बोल सकते हो आयतन परिवर्तन क्या है यहाँ पर, धनात्मक, यानी विलयन का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। समझ में आ रही है बात सभी को। यानी विलेय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन बनता है उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ रहा है, इसका मतलब आयतन परिवर्तन क्या हो गया, धनात्मक। यहां पर आयतन परिवर्तन क्या रहता है, ऋणात्मक रहता है। विलेय और विलायक को मिलाने पर आयतन परिवर्तन क्या हो जाता है, ऋणात्मक। आयतन क्या हो जाता है, घट जाता है। विलयन का आयतन विलेय प्लस विलायक के आयतन की तुलना में क्या होता है, कम। आगे यहां पर इसमें आगे वाला बिंदु लिख रहा हूं, डेल्टा H, ये आदर्श के लिए है, सॉरी धनात्मक विचलन वाले के लिए है, धनात्मक विचलन। यहां पर डेल्टा H मिश्रण क्या रहता है, पॉजिटिव, या इसको लिख देते हैं अपन, फिर क्या रहता है, 0 से अधिक। यानी एंथैल्पी परिवर्तन क्या रहता है, एंथैल्पी परिवर्तन क्या रहता है, एंथैल्पी परिवर्तन क्या रहता है यहां पर, धनात्मक। देखो ये छोटी क्लियर सी बात है, विलेय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन बनता है उसमें उष्मा का अवशोषण होता है। तो ये है उष्मा शोषी प्रक्रम। कैसा है, उष्मा शोषी प्रक्रम। आप जानते हो उष्मा का अवशोषण होगा तो कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कण क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, जिससे आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। थोड़ा सा ताप देते ही वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, जिससे वाष्प भी क्या बनेगी, ज्यादा वाष्प, तो वाष्प दाब भी क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। इसका मतलब वो विचलन कौन सा है, धनात्मक विचलन। यही है सारांश। तो यहाँ पर एंथैल्पी परिवर्तन क्या होता है, ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण होता है। यहाँ पर उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अर्थात विलेय और विलायक को मिलाने पर जो विलयन बनता है उसकी उष्मा क्या होती है, विलेय और विलायक से क्या होती है, कम। विलयन बनता है तो उष्मा बाहर निकलती है, और बाहर निकलती है तो डेल्टा H क्या हो जाता है, वहां पर नेगेटिव होता है। क्लियर हुई ये बात भी सभी को। चलो अब अपन नेक्स्ट की बात करें। देखो AA या फिर मैं कहूं BB के मध्य जो आकर्षण बल लगते हैं, वो आकर्षण बल AB के मध्य जो आकर्षण बल लगते हैं उनसे क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग रहते हैं। ये देखो सीधी सी बात ये है, यहां पर विलयन में जो AB के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है वो AA के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया या फिर आकर्षण बल, या फिर मैं कहूं B और B के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया या आकर्षण बल से क्या होती है, कमजोर क्यों होगी, क्योंकि उष्मा का अवशोषण हुआ तो बंध लंबाई बढ़ी,
तो आयतन क्या हुआ, बढ़ गया, बंद क्या हो गया, कमजोर, थोड़ा सा दाब देते ही वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वाष्प बन जाएगी। वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा, वाष्प दाब बढ़ेगा, इसका मतलब कौन सा विचलन है, धनात्मक विचलन। तो ए के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया, या फिर मैं कहूं बी और बी के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया ए बी के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रिया से क्या रहती है, परबल रहती है, या फिर क्या रहती है, अधिक। या फिर मैं कहूं इनके मध्य जो अन्योन्य क्रिया जो आकर्षण बल है वो इनके मध्य लगने वाले हैं या फिर इनके मध्य लगने वालों से क्या है, कमजोर हैं। जबकि यहां पर क्या होगा, यहां पर होगा ए या फिर मैं कहूं बी और बी, इनके मध्य जो आकर्षण बल लगेंगे वो क्या रहेंगे, थोड़े कमजोर रहेंगे। नए आकर्षण, ये कौन से हैं, पुराने आकर्षण हैं। कौन से आकर्षण हैं, पुराने। ये कौन से आकर्षण हैं, ये है नए आकर्षण। तो अपन कह सकते हैं नए आकर्षण बल क्या हो गए, बढ़ गए। यहां पर नए आकर्षण बल क्या हो गए, नए अट्रैक्टिव फोर्स या नए आकर्षण बलों का मान क्या हो गया, यहां पर घट जाता है। तो आप जानते हो, थोड़ा सा ध्यान देकर इसका भावार्थ समझने की आप कोशिश करो कि यहां पर आकर्षण बल क्या हो गए, कमजोर, तो थोड़ा सा ताप देते ही आकर्षण बल टूट जाएंगे और टूटते इनकी क्या बनेगी, वाष्प बनेगी, और तो वाष्प दाब बढ़ेगा। इसका मतलब कौन सा विचलन, धनात्मक विचलन। क्लियर हुई ये बात सभी को। अब इनकी बात कर लेते हैं अपन एग्जाम्पल की, इनके अपन उदाहरणों की बात करते हैं। जैसे पॉजिटिव में मेथेनॉल जल, एथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या फिर मैं कहूं एथेनॉल के साथ में क्या आएगा, एसीटोन, या फिर मैं कहूं एसीटोन प्लस कार्बन डाई सल्फाइड, या इसको क्या कहते हैं अपन, CS2। ये कौन सा विचलन दर्शाने वाले हैं, ये पांच एग्जांपल कौन सा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव डेविएशन, या फिर इसको अपन क्या कहते हैं, धनात्मक विचलन। समझ में आ रहा है सभी को। तो मेथेनॉल जल, एथेनॉल जल, मेथेनॉल कार्बन टेट्राक्लोराइड, एथेनॉल एसीटोन। अब बच्चों इसको तो ध्यान ही रखना पड़ेगा, आपको याद ही करना पड़ेगा। इधर कौन से हैं जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, जो ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं, उनके एग्जांपल। जैसे मैं लिख रहा हूं पर जल प्लस अम्ल, या फिर मैं अम्ल जल लिख दूं, अम्ल प्लस जल। अब आप यहां पर लिखो चाहे HCl प्लस H2, आप सभी जानते हो, चाहे H2SO4 और H2 लिखो, चाहे HNO3 और क्या लिखो, H2। ये तीनों किसमें आते हैं, अम्ल और जल किसमें आते हैं, तीनों परबलम लाइन में अपने को क्या मिक्स करना है, जल। आप सभी जानते भी हो इनके बारे में, तीनों परबलम सबके पढ़े हैं। इनको इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं या अकार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। दूसरा जैसे अपन बात करें क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, और एसीटोन प्लस एनिलीन की बात करें, या फिर मेथेनॉल और एसिटिक अम्ल की बात करें, ये सभी के सभी कौन सा विचलन दर्शाते हैं, ये सभी के सभी ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं। तो ये राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन दर्शाने वाले विलयन थे, धनात्मक विचलन दर्शाने वाले, और राउल्ट के नियम से कौन सा विचलन दर्शाने वाले थे, ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। ये एग्जाम्पल आपको क्या रखने हैं, ध्यान में रखने हैं। एक बार 2 मिनट में फिर से एक रिकैप कर देता हूं, ध्यान से समझना। राउल्ट के नियम से जो राउल्ट के नियम से विचलन दर्शाते हैं वो 2 प्रकार के, एक तो है धनात्मक विचलन, यानी इनका वाष्प दाब क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, यानी विलयन का जो वाष्प दाब होता है घटकों के आंशिक दाबों से क्या होता है, अधिक। आयतन परिवर्तन क्या रहता है, 0। आयतन परिवर्तन क्या रहता है, धनात्मक। एंथैल्पी परिवर्तन धनात्मक। नए आकर्षण बल क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। ये इनके एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या होता है, जो घटकों का आंशिक दाब होता है उससे विलयन का आंशिक, उनके योग की तुलना में विलयन का आंशिक दाब क्या होता है, कम होता है। आप देख लो विलयन का क्या है, इनके आंशिक घटकों के आंशिक दाबों के योग से क्या है, कम।
आयतन परिवर्तन क्या होता है, कम, यानी विलयन का आयतन घट जाता है, विलयन की ऊष्मा क्या हो जाती है, घट जाती है। ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ये कैसा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, समझ गई। और ये नए आकर्षण बल क्या हो जाते हैं, मजबूत होते हैं पुरानों से। ये क्या है, इनके एग्जाम्पल हैं। अब इनके दोनों के मैं क्या बना रहा हूं, सिर्फ आपको 2 मिनट में ग्राफ और बता देता हूं। तो ये धनात्मक वाले का यहां पर बना रहा हूं मैं, और ऋणात्मक वाले का इधर बना रहा हूं। ग्राफ बड़ा आसान है, अपन ने आदर्श विलयन का बनाया था, वो पीछे एक ग्राफ बनाया था, उसी के अकॉर्डिंग ये ग्राफ बनेंगे। जैसे इधर है मोल भिन्न और इधर है वाष्प दाब। जैसे ये घटक A की मोल भिन्न 1 है, तो घटक B की मोल भिन्न आप बताइए कितनी होगी, 0 होगी या नहीं होगी। और यहाँ पर घटक B की मोल भिन्न 1 है, तो घटक A की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि मिश्रण की मोल भिन्न सदैव क्या होती है, इकाई होती है, या फिर मैं कहूं क्या होती है, 1 होती है। अब देखना, इधर 1 की 0 है, इधर जाने पर 1 की बढ़ेगी, और मोल भिन्न वाष्प दाब की क्या होती है, समानुपाती। देखो घटक A की मोल भिन्न क्या है, 0, और इधर क्या है 1, तो इधर जाऊंगा तो घटक A की मोल भिन्न क्या होगी, बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। यहाँ पर क्या हो गई, घटक A की 1 अधिकतम, तो मोल भिन्न आंशिक दाब या दाब की क्या होती है, समानुपाती, तो इसका आंशिक दाब यहाँ पर क्या है, अधिकतम। घटक B की मोल भिन्न यहाँ पर क्या है, 0, A की 1 है तो B की 0, इधर जाने पर घटक B की मोल भिन्न क्या होगी, बढ़ेगी, और यहाँ पर घटक B की मोल भिन्न इकाई है, 1 की 0 है, तो इसका आंशिक दाब भी क्या, आप जानते हो ना, आंशिक दाब किसके मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। याद है क्या, आंशिक दाब किसके समानुपाती होता है, मोल भिन्न के क्या होता है, समानुपाती। तो ये मोल भिन्न अधिक है, तो इसका आंशिक दाब भी क्या रहेगा, अधिक। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूं, ये इनको अपन थोड़ा डॉट, ये तो आदर्श वाले के लिए था ना, ये किसके लिए होगा, ये आदर्श वाले के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूं PA बराबर P, सॉरी थोड़ा बस। अब देखो धनात्मक विचलन में मतलब ये आरेख थोड़ा क्या आएगा, ऊपर से आ जाएगा, इस प्रकार से आरेख बनेगा। ये आरेख थोड़ा सा क्या आ गया, ऊपर से आ गया, आंशिक दाब, ये वाष्प दाब विलयन का बढ़ने के कारण, ये सॉरी ये विलयन का भी मैंने यहाँ पर ये डिनोट यहाँ पे कर दिया है, ये विलयन वाला, ये आदर्श के लिए तो मैंने दर्शा दिया। और ये क्या है, P B ज्यादा होगा, P नोट A, P नोट B है ना, अक्ष B, ये किसके लिए हो जाएगा, ये A वाले के लिए, P A P नोट A अक्ष A हो जाएगा। ये विलयन वाला है, ये P A प्लस P B। क्लियर है। तो बस इतना करना, जो आदर्श जो अपन ने पीछे पढ़ करके आए हैं ना, वाष्पशील विलयन के लिए आपको बताया था, उनमें क्या करना है, धनात्मक विचलन में लाइन ऊपर से आ जाएगी, और ये सेम ही ऋणात्मक विचलन का है, इसमें क्या हो जाएगी, ये लाइंस थोड़ी क्या है, नीचे से आ जाएगी। ये क्या है, यहाँ पे मोल भिन्न है, और ये क्या है इधर वाष्प दाब। ये अक्ष A क्या है यहाँ पे 1, तो अक्ष B क्या हो जाएगी 0, ये अक्ष B यहाँ पर क्या है 1, तो अक्ष A क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। इधर जाने पर कौन सा मान बढ़ेगा, अक्ष A का मान बढ़ रहा है, इधर जाने पर अक्ष A का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसको डॉट डॉट से दर्शाएंगे तो ये क्या है PA, और ये इधर जाने पर अक्ष भी बढ़ेगी। तो ये आदर्श के लिए है, इसको तो आदर्श वाले को थोड़ा बता दिया। अब देखो ऋणात्मक विचलन में इनका आंशिक दाब क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मैं लिखूं P नोट B अक्ष B, और मैं यहाँ पर PA वाले के लिए लिखूं तो क्या हो जाएगा PA P नोट A अक्ष A, और ये विलयन का हो जाएगा। PA प्लस PP, ये किसका आरेख हो गया, अनादर्श विलयन का आरेख हो गया। तो ये आरेख मैं पहले भी आपको बता चुका था, पहले आदर्श के लिए बताए थे। अब वो जो पहले वाष्पशील विलयन के लिए बताए थे ना, उसमें धनात्मक में लाइन क्या आ जाएगी, ऊपर से आ जाएगी, ऋणात्मक में लाइन, सॉरी ये लाइन नीचे से है, ये लाइन कहां से है, नीचे से। ये देखो ये होगा ना,
तो ऋणात्मक विचलन में लाइनें कहां से आ जाएगी, नीचे से आ जाएगी। आपको पता है धनात्मक विचलन में विलयन का दाब बढ़ जाता है, घटकों पीबी का इनसे ज्यादा है, पीए का इनसे। ऋणात्मक में क्या हो रहा है, घट रहा है। वही चीजें जो पहले बताई वही मैंने यहाँ पर आपसे शेयर करी है। तो इस प्रकार से आज कंप्लीट हो चुका है अपना राउल्ट्स लॉ, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन और आदर्श विलयन, अनादर्श विलयन, जो जितने भी थे वो कंप्लीट एग्जाम्पल वगैरह। अब ये क्लास इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इनमें से प्रश्न पूछने जाने की संभावना ज्यादा होती है, तो सबको लगातार वीडियो देखना है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना, ये YouTube चैनल जिसपे ऑनलाइन क्लासेस चल रही है विजेंद्र सर केमिस्ट्री नाम से, इसको आप सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो न्यू वीडियो मैं डालूं या फिर आपके पास कोई भी PDF पहुंचाऊं या 5-6 साल के जो सोल्व क्वेश्चन हैं बोर्ड के हैं या फिर जो अदर NCERT CBSE वगैरह हैं, जो क्वेश्चन पेपर मेरे को इंपॉर्टेंट लगे वो डालूं, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आपको पता चल जाए। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इनको ध्यान से पढ़ना है, क्या करना है, नोट्स बनाने। तब तक के लिए आपको सभी को धन्यवाद। थैंक यू।